हेलो, राम राम। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार एक नई स्टोरी और एक नए विचार के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन वर्ल्ड यानी कि भानगढ़ के बारे में। मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूं और अलवर जिले में ही मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो वर्ल्ड फेम है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं और उसका जो इतिहास है यानी कि जो लोक कथा उससे संबंधित है। क्या ऐसा कारण है कि भानगढ़ में अभी तक वहाँ पर कोई बस्ती नहीं है और वीरान वहाँ का जंगल है, एकदम से वहाँ साए साए की आवाज़ आती है और वहाँ पर इतना ज़्यादा डर लोगों में है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्या इतिहास है। तो भानगढ़ जो अरावली की सुरम्य पहाड़ियों में अलवर जिले के थानागाजी जो तहसील है वहाँ पर स्थित है और इतने लंबे वर्षों के बाद, इतने सैकड़ों सालों के बाद भी आश्चर्य की बात है कि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ। वहाँ पर टूटी फूटी जो इमारतें हैं, इमारतें क्या बोले उसे, खंडहर बोलिए, वो टूटी फूटी जो इमारतें खंडहर हैं, वो भग्नावशेष हैं, वो वहाँ पर अभी भी उसी तरह से उपस्थित हैं। और वहाँ का वातावरण देखकर कैसा नहीं लगता है कि कोई वहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ है या वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जब सब तरफ इतना डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शंस हैं और वहाँ पर ऐसा नहीं है, तो उसके पीछे एक जो लोक कथा है यानी कि जो लोगों के अंदर जो एक कथा प्रचलित है उसके बारे में मैं आपको रेफर करना चाहता हूँ। तो टुडे वी आर स्टडिंग एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। तो भानगढ़ में जो इतिहास है उसका, वहाँ का, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले वहाँ पर एक राजा हुआ करता था और उस राजा के एक जो रानी थी यानी कि जो पटरानी थी उसकी, वो कई तरह की सिद्धियों में हस्त थी यानी कि कई तरह की सिद्धियों की उसे प्राप्ति थी। रानी कलावती उसका नाम था और उसके बहुत लोग बाग यानी कि भक्त थे यानी कि जो उसको देवी की तरह पूजा करते थे और बहुत सारी सिद्धियों के बारे में उसे ज्ञान था। तो ऐसे ही उसके जो कई जो भक्तगण थे वो जब कभी भी मुसीबत होती थी, जहाँ कहीं भी किसी तरह की परेशानी होती थी, तो वो उस रानी को याद करते थे जिसको देवी स्वरूप मानते थे। लेकिन राजा को इसके बारे में, उसकी सिद्धियों के बारे में मालूम नहीं था। तो कुछ घटनाएं हैं उससे जो संबंधित हैं, तो जो दो तीन घटनाएं प्रचलित हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो वहाँ क्या हुआ कि जो एक तांत्रिक था जिसको कि नॉर्मल भाषा में सेवड़ा बोलते हैं, तो जो सेवड़ा जो था, तांत्रिक जो था, वो किसी तरह से रानी को अपने वश में यानी जो रानी कलावती थी उसको अपने वश में करना चाहता था। तो एक बार की घटना ऐसा बताते हैं कि जो रानी थी उसने अपनी जो दासी थी यानी कि जो नौकरानी थी उसको तेल लाने के लिए बाजार भेजा था और वो तेल लेकर के वहाँ से जब आ रही थी तो रास्ते में उस तांत्रिक ने या उस सेवड़े ने उससे पूछा दासी से कि इसमें क्या लेके जा रही हो। तो उसने कहा कि इसमें मैं जो है रानी के लिए जो है तेल लेकर के जा रही हूँ और वो उस तेल को सिर में लगाएंगी और उसके बाद में उनका श्रृंगार होगा। तो उस सेवड़े ने क्या कहा कि ये तेल एक बार मेरे को दिखाइए। तो उसने उस तेल को देखा और जब तेल को देखा तो उसमें कुछ ऐसी तांत्रिक विद्या की कि वो तेल घूमने लग गया और वो जो दासी थी वो उस तेल को लेकर के और रानी के पास पहुंची। जब रानी के पास पहुंची तो रानी ने उस तेल को देखा तो वो जो तेल था वो गोल गोल घूम रहा था यानी कि जैसे अभिमंत्रित किया गया हो, यानी कि जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की हो। तो रानी ने दासी से पूछा कि एक बात बताइए, ये तेल को जब आप लेकर के आ रही थी तो किसी ने इसको देखा था क्या? तो उसने कहा था कि हाँ, वहां पर एक जो तांत्रिक बाबा बैठते हैं उन तांत्रिक बाबा ने उसको देखा था। तो उन्होंने अपनी विद्या से, अपनी सिद्धि से ये पता लगा लिया कि उस तांत्रिक ने, उस सेवड़े ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया है और अब वो तेल जो तेजी से घूम रहा था, अगर रानी उसको अपने सर के ऊपर लगाएगी तो डेफिनेटली उसका जो है रिवर्स असर होगा और रानी उसके वश में हो सकती थी। तो उसने कहा दासी से कि ऐसा करो कि ये जो तेल है ना, इसको सामने एक शिला पड़ी हुई थी, उस शिला के ऊपर डाल दीजिए। और जैसे ही दासी ने उस तेल को शिला पर डाला, जो घूमता हुआ तेल था, अभिमंत्रित जो तेल था, जैसे ही उसने उसको उस शिला पर डाला, वो शिला वहां से उड़ी और उड़ करके कई किलोमीटर दूर जाकर के और सीधा उस पहाड़ी पर जो तांत्रिक बैठा हुआ था, सेवड़ा जो बैठा हुआ था, उसके ऊपर जाकर के गिरी और इस तरह से उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और उसका विध्वंस कर दिया। आज भी वो शिला कहते हैं कि वहां पर पहाड़ी पर है
जो कि इस बात का प्रतीक है कि ये घटना में कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य है। ये शोध का विषय हो सकता है कि इस तरह की घटना में कितनी सच्चाई है। जो लोक कथा है वो मैंने आपसे इसमें जो है साझा की है, जो शेयर की है। इसके अलावा एक दो घटनाएं और भी हैं। रानी जो थी कई सिद्धियों की मालिक थी और उन सिद्धियों के सहारे पर बहुत सारे जो उसके भक्तगण थे वो उसकी पूजा करते थे और मुसीबत के समय, संकट के समय रानी को याद करते थे। तो ऐसी एक घटना और इसमें उल्लेखित है कि एक बार जो राजा थे, यानी कि रानी और राजा दोनों मिलकर के चौसर का खेल खेलते थे। तो चौसर का खेल यानी कि शतरंज का खेल, तो चौसर का खेल जब वो खेल रहे थे तो उसी समय रानी कलावती को ऐसा आभास हुआ कि कोई उनका भक्तगण मुसीबत में है, संकट में है और वो उसको याद कर रहा है। तो उसने अपनी जो सिद्धि योग था उस सिद्धि योग से पता किया कि एक व्यापारी था जो किसी जो सागर था, यानी कि जो अपने जो जहाज को लेकर के वहां गया था व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए, तो उस सागर में यानी कि उस जगह नदी में, सागर में या जो भी कोई जो है जल स्रोत बड़ा था, तो उस बड़े स्रोत में उसका जहाज फंस गया है और वहां पर वो बड़ी मुसीबत में है और वो उस मुसीबत की स्थिति में रानी को याद कर रहा है। तो रानी ने अपने सिद्धि योग से पता किया और फिर उसने हाथ को पीछे ले जा करके और तुरंत ही अपने हाथ को वहां पहुंचा दिया जहां पर कि वो जो व्यापारी जो था उसका जहाज डामाडोल हो रहा था और भंवर में फंसा हुआ था। और उसने अपने हाथ को वहां ले जा करके उसके जहाज को यानी कि पानी की सतह के ऊपर लेकर के आई और फिर उसकी जान बची और उसका जहाज बचा और उसका व्यापार बचा। ऐसा करने के उपरांत जो उसका हाथ था वो उस पानी में, जो कि जल स्रोत की तरफ उसका गया था, सागर की तरफ गया था, तो वो पानी में हाथ भीग गया। और हाथ के भीगने के बाद में जैसे ही वो खेलने के लिए उसने अपने हाथ को आगे लिया तो राजा ने देखा। राजा ने कहा कि अरे ये क्या हुआ, आपका हाथ गीला कैसे है? ये हाथ तो गीला है ही नहीं और ये हाथ में तो कोई पानी का स्रोत भी नहीं है, पीछे कोई पानी की बाल्टी वगैरह या कोई डब्बा वगैरह या पानी की ऐसी कोई चीज है नहीं, फिर आपका हाथ कैसे गीला हो गया? तो रानी ने उस बात को टालने के लिए राजा से कहा कि छोड़िए आप इन बातों को, आप चौसर खेलिए, कोई बात नहीं, हाथ गीला हो गया, पहले से मेरा हाथ गीला था, आपने ध्यान नहीं दिया था। और रानी उस बात को छिपाना चाहती थी, यानी कि उस बात को प्रकट नहीं करना चाहती थी कि क्या ऐसी बात है। लेकिन जो राजा जो था वो तो जिद पे था और आप जानते हैं कि राजसी हट वो तो एक प्रबल हट है। तो राजसी हट के कारण राजा जो चौसर का खेल तो भूल गया और रानी के पीछे इस बात के लिए लग गया कि आप बताइए मेरे को कि आपका हाथ गीला कैसे हुआ, क्या कारण है कि आपका हाथ गीला हुआ? तो रानी ने बहुत कोशिश की कि उस जो है स्थिति को टाला जाए और उस राजा को जो है समझाया जाए कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही हो गया है गीला। लेकिन राजा जो था वो हाथ धो करके पीछे पड़ गया और रानी को अपशब्द कहने लगा कि तुम तो कोई जादू करने वाली हो, तुम तो कोई जादूगरनी हो, तुम तो कोई टोना टोटके करने वाली हो, तुम्हारे पास तो इस तरह की कोई सिद्धियां हैं और तुम तो जो है पता नहीं राज्य में क्या कर दोगी, मेरा विध्वंस कर दोगी, ये कर दोगी, वो कर दोगी। और इस तरह से बहुत सारी चीजों को अनाप शनाप रानी को बोलने लगा। रानी ने भरसक कोशिश की कि उस स्थिति से निकला जाए, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो रानी ने कहा कि ठीक है, अब आपने मेरे से इतना जिद किया है, इतना पूछ रहे हैं, तो मैं आपको वास्तु स्थिति बताती हूँ। तो वस्तु स्थिति ये है कि मैं कई सिद्धि योग की मालकिन हूँ और मेरा जो एक व्यापारी है, यानी कि मेरा जो भक्त है, वो किसी मुसीबत में है और किसी जल स्रोत में फंसा हुआ है और उसका जहाज पानी में डूब रहा है। तो मैं उस जहाज को ऊपर के लेकर के आई हूँ, चूंकि भक्त ने मुझे याद किया था, मुझे एहसास हुआ कि मेरा भक्त जो है मुसीबत में है, तो मैं उस हाथ को जो पीछे की तरफ ले गई हूं, तो मेरा हाथ उस सागर के पास, महासागर के पास पहुंच गया और उसके जहाज को मैंने ऊपर उठा लिया और इसी वजह से मेरा हाथ गीला है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये कैसे संभव है कि यहाँ बैठे बैठे इतने दूर, हजारों किलोमीटर दूर आपका जो है हाथ वहां पर चला गया? तो उसने कहा था मैंने बताया ना कि मुझे सिद्धि योग है। तो इस बात से नाराज काफी हुआ राजा और फिर रानी को उसने कहा कि अब आप यहाँ महल में नहीं रह सकती हैं, ऐसी जो है जादूगरनी, ऐसी जो टोने टोटके करने वाली मेरी रानी नहीं हो सकती है। तो उसने रानी को बहुत अपशब्द कहे और रानी को महल से निकालने की बात कही। तो रानी भी फिर जो है अपने विध्वंस रूप में आ गई और उसने कहा कि ठीक है, होने को कोई टाल नहीं सकता, आपने अगर मेरे ऊपर ऐसा आक्षेप लगाया है, मेरे ऊपर ऐसा कटु प्रहार किया है, तो मैं शाप देती हूं कि इस स्थिति से अब ये भानगढ़ जो है दोबारा कभी जो है मतलब जो है पुनर्विस्थापित नहीं हो सकता है, यहाँ पर जो है बस्ती नहीं हो सकती है, इसका विध्वंस होकर रहेगा। और अब यहाँ पर ऐसा विध्वंस होगा कि यहाँ पर सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा, बस्ती खत्म हो जाएगी, आदमी खत्म हो जाएंगे, वीरान हो जाएगा, जंगल हो जाएगा और ये फिर कभी दोबारा आबाद नहीं होगा। और कहते हैं कि उसके बाद में एक बहुत ही भयंकर तूफान वहाँ आया और उस तूफान की चपेट में आने के बाद में सब कुछ वहाँ पर तहस नहस हो गया।
सब कुछ खत्म हो गया और जो भग्नावशेष वहां पर हैं आज कहते हैं कि वो उसी समय के हैं। उसके बाद रानी भी खत्म हो गई, राजा भी खत्म हो गए, प्रजा भी खत्म हो गई और सारी उस तरह की जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई। और वो खंडहर आज भी उस बात का प्रतीक है कि वहां पर खड़े हैं। अब ये जो लोक कथा है ये कितनी इसमें सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है मैं इसका दावा नहीं कर सकता। ये लोक कथा प्रचलित है लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई है कि इतने सालों के बाद भी, इतने सैकड़ों सालों के बाद भी, शताब्दी के बाद भी आज तक वहां पर बस्ती नहीं हुई है और अभी भी वो जो है हॉन्टेड प्लेसेस में है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर रात को आत्माएं आती हैं और इस तरह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन पैदा होता है। हालांकि बहुत सारे जो चैनल्स हैं वहाँ जाकर के लाइव टेलीकास्ट भी उसका किया है और उन्होंने कुछ कंक्लूजन भी निकाला है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बस्ती नहीं है और अभी भी वो मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के अंदर शामिल हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और किसी तरह के कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स कीजिए। जय हिंद।